नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। उसने 3 कत्ल एक साथ किए, वो भी घर के अंदर। मगर तीनों लाशों को ठिकाने लगाने के लिए उसने 8 दिनों तक इंतजार किया। 8 दिनों में 3 किश्तों में उसने तीनों लाशों को 3 अलग अलग इलाकों में फेंकी ताकि पुलिस को उलझा सके। इसके बाद कातिल लखनऊ से जम्मू पहुंचता है, वहां से एक तस्वीर अपनी बहन को भेजता है। इसके बाद अब पुलिस लखनऊ के 3 मुर्दों को कश्मीर में जिंदा तलाश रही थी। कहानी लखनऊ के इसी माल रोड से शुरू हुई। यहां से सुबह सुबह एक डराने वाली खबर सामने आई। खबर एक लाश की थी जो सड़क के किनारे पड़ी मिली। ये एक नौजवान की लाश थी जिसका गला रेता हुआ था, यानी मामला कत्ल का था। पुलिस ने लाश बरामद कर उसकी शिनाख्त की कोशिशें तेज कर दी, लेकिन 48 घंटे गुजरने के बावजूद पुलिस को इस लाश से जुड़ी कोई भी लीड नहीं मिली। दिक्कत यह भी थी कि लाश की जेब में मरने वाले का आई कार्ड या ऐसी ही कोई दूसरी चीज भी नहीं थी जिससे उसकी पहचान हो पाती। लिहाजा पुलिस ने इश्तेहार छपवाकर मरने वाले नौजवान के बारे में पता करने का फैसला किया। उधर 48 घंटे गुजरते गुजरते यानी 8 जनवरी को माल रोड की इसी जगह से करीब 12 किलोमीटर दूर लखनऊ के मलिहाबाद में पुलिस को एक बुजुर्ग की लाश पड़ी हुई मिली। बुजुर्ग की लाश के साथ भी ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे उसकी शिनाख्त मुमकिन हो पाती, और इत्तेफाक से इन बुजुर्ग का कत्ल भी किसी धारदार हथियार से गला रेत कर किया गया था। लेकिन लखनऊ पुलिस अभी इन 2 लावारिस लाशों की पहेली में उलझी ही थी कि पुलिस को माल इलाके से 13 जनवरी को एक तीसरी लाश मिली। ये लाश एक बुजुर्ग महिला की थी। जहां ये लाश मिली वो माल रोड में मिली पहली वाली लाश की जगह से करीब 22 किलोमीटर दूर थी। मगर एक अजीब इत्तेफाक ये था कि पहले 2 कत्ल की तरह ही इस बुजुर्ग महिला का कत्ल भी गला रेत कर ही किया गया था। इस तरह 8 दिनों में 3 लावारिस लाशों ने लखनऊ पुलिस की नींद उड़ा दी। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि क्या इन तीनों लाशों का आपस में कोई रिश्ता था, क्योंकि महज 8 रोज के फासले पर जिस तरह एक ही तरीके से तीनों का कत्ल कर लाशें निपटाई गई थी, उससे शक तो कुछ ऐसा ही हो रहा था। लेकिन लखनऊ के तमाम थानों में इन लोगों की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट तक दर्ज नहीं थी। ऐसे में पुलिस न तो इन लाशों की कड़ियां आपस में जोड़ पा रही थी और न ही उसकी तफ्तीश आगे बढ़ पा रही थी। इस तरह करीब हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त गुजर गया और 12 जनवरी को इस मामले में तब पहला ट्विस्ट आया, या यूं कहें कि पुलिस को तब पहली लीड मिली जब एक अखबार में इसी एज ग्रुप के शहर के 3 लोगों की गुमशुदगी की खबर छपी। यह खबर बता रही थी कि लखनऊ के विकासनगर पार्ट 2 के रहने वाले एक परिवार के 3 लोग जम्मू कश्मीर में गायब हो गए। हुआ दरअसल ये था कि लखनऊ के रहने वाले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के रिटायर्ड ऑफिसर महमूद अली खां, उनकी पत्नी दरख्शां और 26 साल का उनका बेटा शावेज 5 जनवरी को जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गए थे और वहीं कहीं गायब हो गए। वहां से आखिरी बार शावेज ने लखनऊ में रहने वाली अपनी बहन को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, जिसमें उसने बताया था कि वो लोग फिलहाल जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लैंडस्लाइड होने की वजह से कहीं बीच सड़क पर ही फंसे हुए हैं और यहां उनके पिता यानी महमूद अली खां की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। शावेज ने उसे जम्मू कश्मीर की कुछ तस्वीरें भी भेजी थी।
लेकिन 3 अलग अलग लावारिस लाशों की पड़ताल कर रही पुलिस ने जब अखबार में छपी इस परिवार के इन 3 लोगों की तस्वीर के साथ लाशों की तस्वीर का मिलान करवाया तो उसके कान खड़े हो गए। ये तस्वीरें लावारिस लाशों से हूबहू मिलती थी। तो क्या ये लाशें महमूद अली खां, दरख्शा और शावेज की थी? लेकिन उन्हें तो जम्मू कश्मीर की रामबन पुलिस वहां तलाश रही थी, क्योंकि वो तीनों तो वहीं घूमने गए थे और वहीं गायब हो गए। और तो और शावेज ने वहीं से लखनऊ में अपनी बहन को मैसेज भी भेजा था। कुल मिलाकर मामला काफी पेचीदा था। इस दौरान एक जानकारी हुई कि विकासनगर थाना क्षेत्र कमिश्नरेट के एक परिवार के 3 लोग जम्मू गए हुए थे, वहां से ये लोग आए नहीं हैं वापस। इस घटना को फिर कोरिलेट किया गया। जब देखा गया, फोटो का मिलान किया गया तो फोटो वो एक ही थे। उसके लिए फिर वहां पर जब जिस नंबर से वहां पर शिकायत की गई थी उस नंबर पर वार्ता की गई तो फिर हम लोगों को और पता लगा कि ये वही व्यक्ति हैं। एक रहस्यमयी बात यह भी थी कि तीनों के तीनों का मोबाइल फोन पिछले कई दिनों से लगातार ऐसा स्विच ऑफ था कि फिर कभी ऑन ही नहीं हुआ। इस दौरान उनके घर वालों ने तीनों के फोन पर अनगिनत बार कॉल कर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अब पुलिस ने सच्चाई पता लगाने के इरादे से शावेज के साथ साथ महमूद खां और दरख्शा के मोबाइल फोन की भी लास्ट लोकेशन निकलवाई, लेकिन सीडीआर के सामने आते ही पुलिस का दिमाग घूम गया। जिन लोगों के जम्मू कश्मीर घूमने जाने की बात कही जा रही थी, जिस शावेज ने जम्मू कश्मीर से ही आखिरी बार अपनी बहन को व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, उन सभी के मोबाइल फोन की लास्ट लोकेशन तो लखनऊ ही थी। लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता था? तो क्या शावेज के फोन से व्हाट्सएप मैसेज भेजकर कोई और उसके घर वालों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था? क्योंकि शावेज का तो पहले ही कत्ल हो चुका था। अब पुलिस ने फौरन लखनऊ में रहने वाले शावेज की बहन और बहनोई से पूछताछ शुरू की। दोनों ने उन्हें जम्मू कश्मीर वाली कहानी सुनाई, लेकिन जब पुलिस ने दोनों को लखनऊ के अलग अलग जगहों से मिली तीनों लाश की तस्वीरें दिखाई तो दोनों बुरी तरह रोने लगे। यानी ये लाश महमूद अली खां, उनकी पत्नी दरख्शा और उनके बेटे शावेज की ही थी। यानी ये तीनों जम्मू कश्मीर गए ही नहीं और उनका यहीं लखनऊ में किसी ने कत्ल कर दिया था। अब सवाल यह था कि आखिर इन तीनों का कत्ल किसने किया और क्यों? पुलिस की छानबीन आगे बढ़ ही रही थी और इसी दौरान उसे इस परिवार के बड़े बेटे सरफराज के बारे में पता चला। पुलिस को यह भी पता चला कि सरफराज का किसी लड़की से अफेयर है और उसके साथ इसी बात को लेकर उसके माता पिता और भाई शावेज की अक्सर अनबन हुआ करती थी। सरफराज ने एलएलबी की पढ़ाई की थी और वो जज बनना चाहता था, जबकि महमूद अली खां उसे कथित तौर पर इंडियन ऑयल में ही ऑफिसर बनाना चाहते थे। इस बात को लेकर भी उसकी अपने घर वालों से तनातनी रहती थी। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद सरफराज अब तक पूरे सीन से गायब था। इधर पुलिस ने सीधे विकासनगर के उनके मकान में दबिश दी, जहां खान परिवार रहता था। वहां पुलिस को सरफराज भी मिल गया। पुलिस को उस पर शक तो था ही। पुलिस ने जैसे ही उससे पूछताछ शुरू की, उसने न सिर्फ अपना जुर्म कबूल कर लिया, बल्कि कत्ल की ऐसी कहानी सुनाई कि कुछ देर के लिए पुलिस वाले भी सन्न रह गए। उसी ने न सिर्फ अपने माता पिता और छोटे भाई की गला रेत कर जान ली थी, बल्कि सभी को उलझाने के लिए अपने पापा के मोबाइल फोन से छोटा भाई शावेज बनकर अपनी बहन को मैसेज भी करता रहा। और तो और उसके मैसेज पर सबको यकीन हो जाए, सिर्फ इसीलिए तीनों कत्ल करने के बाद सरफराज 13 जनवरी को चुपचाप फ्लाइट लेकर जम्मू पहुंचा। वहां से वादियों की 2 तस्वीरें क्लिक कर अपनी बहन को भेजी और अगले ही दिन वहां से वापस भी लौट आया। माँ बाप और भाई के कत्ल के बाद कत्ल की शक की सुई उस पर न जाए, तीनों ही लोग जम्मू घूमने गए और वहां पर भूस्खलन का शिकार हो गए। इसको भरोसा दिलाने के लिए सरफराज ने 13 जनवरी को फ्लाइट से वो जम्मू जाता है और वहां पर कश्मीर की वादियों की तस्वीरें खींचकर अपनी बहन को भेजता है, यह इत्मीनान दिलाने के लिए कि बहन अनम को भरोसा हो जाए कि उसके माँ बाप और उसका भाई जम्मू गए हैं, कश्मीर घूमने गए हैं और वहां की घाटियों में
एक हादसे का शिकार हो गए। इसी भरोसा दिलाने के चक्कर में सरफराज जम्मू गया और अगले दिन लौट भी आया। लेकिन जब पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती गई, परत दर परत सच सामने आता गया। अब माँ बाप और भाई के ट्रिपल मर्डर की यह दर्दनाक कहानी सामने आ चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर एक बेटे ने अपने परिवार के साथ ऐसा किया क्यों, और उसने इस वारदात को कैसे अंजाम दिया। सरफराज ने पूछताछ में इसका भी खुलासा किया। आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। उसने वकालत की पढ़ाई की थी, आगे चलकर उसे जज बनना था। शायद यही वजह है कि कानून की बारीकियां वो अच्छी तरह से जानता था, और इसीलिए पुलिस को उलझाने के लिए उसने तीनों लाशों को 3 अलग अलग इलाकों में फेंकी। पर सवाल यह है कि आखिर इतना पढ़ा लिखा लड़का अपने ही माँ बाप और छोटे भाई का दुश्मन क्यों बन बैठा। पुलिस अब सरफराज को गिरफ्तार कर चुकी थी। उसका भेद खुल चुका था। ये साफ हो चुका था कि उसी ने पूरे ठंडे दिमाग से न सिर्फ खुद को जन्म देने वाले माता पिता का गला रेत दिया, बल्कि अपने छोटे भाई की भी जान ले ली, जो उसके साथ खेल कूद कर बड़ा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इतनी गिरी हुई हरकत करने की उसकी वजह क्या थी। तो उसने पुलिस को बताया कि अपने घर वालों के साथ उसकी अनबन रहती थी। माता पिता उसे तवज्जो नहीं देते थे। छोटा भाई शावेज भी उसे भाव नहीं देता था, और उसे लगता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो माँ बाप उसे अपनी जायदाद से भी बेदखल कर देंगे। और बस इसी बात ने उसके मन में इतनी नफरत भर दी कि वो तमाम हदों से आगे निकल गया। पुलिस की माने तो सरफराज ने ठंडे दिमाग से तीनों कत्ल की साजिश रची। अकेला इतना बड़ा काम मुमकिन नहीं था, लिहाजा उसने करीब 2 लाख रुपए का लालच देकर बैकुंठ धाम शमशान घाट में काम करने वाले अनिल यादव को अपने साथ मिला लिया और उसके साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। 5 जनवरी की रात उसने साजिशन करीब 90 नींद की गोलियां दाल में मिला दी। इसके बाद उसके माता पिता और भाई तीनों गहरी नींद में चले गए। सरफराज ने अनिल को घर बुला लिया और दोनों ने मिलकर एक एक कर तीनों की बिस्तर पर ही गला रेत कर हत्या कर दी। फिर कत्ल के बाद दोनों ने उसी रात तीनों की लाश अलग अलग जगहों पर फेंक दी। लाश कुछ इस तरह से फेंकी जिससे उन्हें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना मुश्किल हो जाए और मामला उलझ जाए। दोनों ने सबसे पहले भाई शावेज की लाश ले जाकर माल रोड में फेंकी और फिर उसके बाद माँ बाप की लाश दूसरी खेप में फेंक कर आए। माँ बाप और भाई को मौत के घाट उतारने से पहले सरफराज ने तीनों को नींद की गोलियां दी। पूरी 90 गोलियां खरीद कर उसने दाल में मिला दी और जब तीनों ही लोग बेहोशी की हालत में हो गए तब उसने अपने साथी अनिल यादव को बुलाकर तीनों के गला रेत दिया। और इतना ही नहीं, गला काटने के बाद तीनों लाशों को इतनी दूरी पर फेंका कि इनका कनेक्शन तक न स्थापित हो पाए। एक सोची समझी साजिश के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। सरफराज का कहना है कि उसके पिता उस पर जादू टोना करवाते थे। हालांकि घर वालों का कहना है कि सरफराज खुद ही अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में घर वालों पर टोना टोटका किया करता था। अब पुलिस ने इस मामले को तो सुलझा लिया है, लेकिन एक बेटे का ऐसा रूप देखकर हर कोई हैरान है। आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।